आज हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही दिलचस्प ढेर है जो ज्योतिष और शिक्षा के बीच के संबंध पर बात करते हैं। जी। हम अक्सर सुनते हैं कि तारे हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन आज की हमारी जो ये गहरी चर्चा है वो ये समझने के लिए है कि इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार क्या वे सच में किसी छात्र की मार्कशीट को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और दिलचस्प भी। इन स्रोतों का दावा है कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली सिर्फ एक भविष्य बताने वाला नक्शा नहीं है, बल्कि यह उनकी क्षमताओं, उनकी रुचियों और यहाँ तक कि उनके सीखने के तरीके का एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल भी है। अच्छा। आज हम इसी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है और इसके पीछे का तर्क क्या है। बिल्कुल, तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार किसी की शिक्षा की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के कुछ खास हिस्सों पर ध्यान देना होता है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। सरल भाषा में कहें तो जन्म कुंडली वो आकाश का एक स्नैपशॉट है जिसे 12 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है। हर हिस्सा जीवन के एक अलग क्षेत्र को दिखाता है, जैसे परिवार, करियर या स्वास्थ्य। इन्हीं हिस्सों को भाव या हाउस कहते हैं। और योग? और जब ग्रह इन भावों में बैठते हैं या एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो एक खास तरह का योग या संयोजन बनाते हैं। मतलब एक तरह का ज्योतिषीय फॉर्मूला। बिल्कुल, एक फॉर्मूला जो किसी खास परिणाम की ओर इशारा करता है। तो शिक्षा के लिए कौन से भाव सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं? स्रोत मुख्य रूप से 5 भावों पर जोर देते हैं। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये शिक्षा की इमारत के 5 स्तंभ हैं। 5 स्तंभ, ठीक है। सबसे पहले है दूसरा भाव। यह अर्जित ज्ञान का है, मतलब वो जानकारी जो हम इकट्ठा करते हैं, हमारी याददाश्त। और फिर आता है चौथा भाव। हमारे स्रोतों के अनुसार ये तो प्राथमिक शिक्षा की नींव है। बिल्कुल, हमारी शुरुआती स्कूलिंग, वो आधार जिस पर बाकी सब कुछ बनता है। हमारी समझने की क्षमता का शुरुआती बिंदु, एक तरह से। सही कहा। इसके बाद आता है 5वां भाव, जो सीधे तौर पर हमारी बुद्धि या इंटेलेक्ट से जुड़ा है। अच्छा। ये हमारी विश्लेषण करने की क्षमता है, हम नई चीजों को कितनी जल्दी सीखते हैं, हमारी रचनात्मकता, ये सब 5वें भाव से आता है। तो अगर चौथा भाव स्कूल है तो 5वां भाव दिमाग है, और उच्च शिक्षा के लिए जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके लिए 9वां भाव है। ये उच्च ज्ञान, दर्शन और विशेषज्ञता का क्षेत्र है। और आखिर में 11वां भाव भी था। हाँ, 11वां भाव जो लाभ और सफलता का है। ये भाव तय करता है कि आपकी शिक्षा आपको जीवन में कितनी सफलता दिलाएगी, आपकी मेहनत का फल कैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए स्टेज के अलग अलग हिस्से, लेकिन इन पर अभिनय कौन करता है? मेरा मतलब है ग्रहों की क्या भूमिका है इसमें? यहाँ 2 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहले हैं बुध, जिन्हें ज्योतिष में बुद्धि का राजकुमार भी कहा गया है। बुध ग्रह? जी, बुध हमारी तार्किक क्षमता, गणित और हम जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं उसे नियंत्रित करते हैं। वो हाउ टू लर्न का ग्रह है। और दूसरे खिलाड़ी बृहस्पति? हाँ, बृहस्पति वो ज्ञान और विवेक के ग्रह हैं। अगर बुध इंफॉर्मेशन है तो बृहस्पति विजडम है। मतलब सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं, बल्कि उनके गहरे अर्थ को समझना। बिल्कुल। इन्हीं भावों और ग्रहों का जो ये जटिल ताना बाना है, वही तय करता है कि किसी की शैक्षणिक यात्रा कैसी होगी। यह दिलचस्प है कि कैसे सिस्टम हर चीज को अलग अलग श्रेणियों में बांटता है। तो क्या इन भावों के संयोग से ये भी पता चलता है कि कोई छात्र अकादमिक रूप से कैसा प्रदर्शन करेगा? हाँ। मतलब कोई टॉपर होगा या कोई संघर्ष करेगा? हाँ, और यहाँ ये सिस्टम काफी विशिष्ट हो जाता है। स्रोत प्रदर्शन के स्तरों को लगभग गणितीय संयोगों की तरह बताते हैं। अच्छा। जैसे अगर हम सबसे ऊंचे स्तर की बात करें, जिसे हम जीनियस या असाधारण प्रतिभा कह सकते हैं, तो उसके लिए चौथे, 5वें, 9वें और 11वें भाव का एक साथ जुड़ना जरूरी है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। चौथा भाव यानी मजबूत नींव? जी। 9वां भाव यानी उच्च शिक्षा की क्षमता? 11वां भाव मतलब सफलता? और 5वां भाव? वो एक्स फैक्टर है, बुद्धि, इंटेलेक्ट। स्रोत यही कह रहे हैं कि अच्छी नींव और उच्च शिक्षा की क्षमता आपको एक अच्छा छात्र बना सकती है, लेकिन असाधारण प्रतिभा के लिए उस दिमागी चिंगारी यानी 5वें भाव का साथ होना जरूरी है। समझ गया। तो फिर ए ग्रेड वाले छात्र के लिए क्या संयोग बताया गया है? ए ग्रेड या बहुत अच्छी शिक्षा के लिए चौथे, 9वें और 11वें भाव का संयोग देखा जाता है। तो इसमें 5वां भाव जरूरी नहीं है? नहीं, इसमें मजबूत नींव, उच्च शिक्षा और सफलता तीनों शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति मेहनत और सही मार्गदर्शन से भी शिखर पर पहुंच सकता है। जरूरी नहीं कि वो जन्मजात जीनियस हो। और औसत छात्र? औसत या सी ग्रेड शिक्षा के लिए स्रोत चौथे, तीसरे
और 9वें भाव का संयोग बताते हैं। यहाँ 11वां भाव यानी लाभ का भाव गायब है। बिल्कुल। और उसकी जगह तीसरा भाव है जो मेहनत, लिखने और संवाद का है। तो ये उस छात्र की तरह है जो मेहनत तो बहुत करता है, नोट्स बनाता है, पर परिणाम शायद उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते। प्रयास है पर बड़ी सफलता नहीं। सही। और वो स्थिति जब शिक्षा में रुकावटें आती हैं या कोई असफल हो जाता है। उसके लिए स्रोत कुछ मुश्किल भावों का जिक्र करते हैं, 6, 8वां और 12वां। ज्योतिष में इन्हें संघर्ष, अचानक आने वाली बाधाओं और हानि से जोड़ा जाता है। तो जब ये भाव शिक्षा से जुड़े मुख्य भावों को प्रभावित करते हैं तो पढ़ाई में रुकावटें आती हैं। क्या इसका कोई और भी गहरा स्तर है, जैसे किसी की पढ़ाई में दिलचस्पी ही ना हो? हाँ है। जब तीसरे, 8वें और 12वें भाव का मजबूत संयोग बनता है तो ये अक्सर पढ़ाई में गहरी अरुचि को दिखाता है। वो कैसे? तीसरा भाव यहाँ मन का भटकाव बन जाता है, 8वां भाव गहरी मानसिक परेशानी और 12वां भाव एक तरह का अलगाव। तो व्यक्ति का ध्यान शिक्षा से पूरी तरह हट जाता है। हमने चौथे भाव को प्राथमिक शिक्षा की नींव कहा, लेकिन स्रोत बताते हैं कि इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। यह सिर्फ हमारी पहली कक्षा नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ही नींव है। बिल्कुल सही कहा। चौथा भाव हमारी जड़ों का प्रतीक है। यह हमारी माँ, हमारा घर, हमारी मातृभूमि, मन की शांति और यहाँ तक कि हमारे संस्कारों से भी जुड़ा है। तो अगर ये भाव मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में एक भावनात्मक सुरक्षा का एहसास होता है, जो सीखने के लिए एक बहुत जरूरी माहौल बनाता है। और यही पर ज्योतिष की सूक्ष्मता सामने आती है। स्रोत बताते हैं कि यह भाव कॉलेज में एडमिशन जैसी व्यावहारिक चीजों के बारे में भी बता सकता है। ये कैसे काम करता है? इसका तर्क बड़ा सीधा है। मान लीजिए किसी को जानना है कि उसे किसी प्रतियोगी परीक्षा के बाद एडमिशन मिलेगा या नहीं। ठीक है। तो यदि चौथे भाव यानी शिक्षा का स्थान का संबंध 6ठे भाव यानी प्रतियोगिता और 11वें भाव यानी सफलता से बन रहा है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति प्रतियोगिता में सफल होकर एडमिशन पाएगा। एग्जैक्टली। और ये डोनेशन देकर एडमिशन लेने वाली बात, ये तो बहुत आधुनिक समस्या लगती है। समस्या आधुनिक है, पर ज्योतिषीय तर्क सदियों पुराना है। अगर उसी संयोग में 12वां भाव भी जुड़ जाए तो ये डोनेशन का संकेत हो सकता है। 12वां भाव क्यों? क्योंकि 12वां भाव व्यय या खर्च को दर्शाता है। तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, शिक्षा के लिए चौथा भाव, सफलता 11वां भाव मिलेगी, लेकिन खर्च करके। ये कमाल है। और एडमिशन में देरी के बारे में क्या? कई बार सब कुछ ठीक होते हुए भी प्रक्रिया अटक जाती है। इसका संबंध अक्सर शनि ग्रह से होता है। शनि को देरी, बाधा और अनुशासन का ग्रह माना जाता है। अगर शनि चौथी भाव को प्रभावित कर रहा है तो ये एडमिशन प्रक्रिया में देरी का संकेत दे सकता है। हो सकता है पहली लिस्ट में नाम न आए या किसी के सीट छोड़ने पर मौका मिले। शनि हर काम को उसके सही समय पर थोड़ी परीक्षा लेकर करता है। बिल्कुल। कुछ छात्रों की ग्रास्पिंग पावर या समझने की शक्ति दूसरों से कम होती है। क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहते हैं? हाँ, और इसका संबंध मन के कारक यानी चंद्रमा से जोड़ा गया है। चंद्रमा से? जी। चंद्रमा हमारी भावनाओं और मन की स्थिति को नियंत्रित करता है। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या मुश्किल भावों जैसे 8वें या 12वें में बैठा है तो मन अस्थिर और भ्रमित रह सकता है, जिससे ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। हाँ, और नई चीजों को समझने में ज्यादा समय लगता है। ये सारी जानकारी छात्रों और उनके माता पिता के लिए काफी मददगार हो सकती है। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जी। क्या ज्योतिष ये बता सकता है कि किसी को कौन सा विषय चुनना चाहिए? क्या ये करियर काउंसलिंग में मदद कर सकता है? स्रोत तो यही दावा करते हैं। उनके अनुसार ग्रहों का एक खास संयोग किसी व्यक्ति की प्राकृतिक प्रतिभा और रुचि की ओर इशारा करता है। कोई उदाहरण? जैसे अगर हम मेडिकल क्षेत्र की बात करें तो इसके लिए एक मजबूत सूर्य जो जीवन ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक है। ठीक है। मंगल जो सर्जरी और हिम्मत का कारक है, और बृहस्पति जो ज्ञान और जीव विज्ञान का कारक है। इन तीनों का अच्छा संयोग जरूरी माना गया है। इन तीनों का तर्क समझ में आता है। सूर्य जीवन देता है, मंगल उसे ठीक करने के लिए एक्शन लेता है और बृहस्पति उस एक्शन के पीछे का ज्ञान है। बिल्कुल। इंजीनियरिंग के बारे में क्या, खासकर मैकेनिकल या सिविल? उसके लिए मुख्य खिलाड़ी है मंगल और शनि। मंगल तकनीक, मशीनों और ऊर्जा का ग्रह है। और शनि? वहीं शनि संरचना, लोहा और निर्माण का। तो जब ऊर्जा मंगल और संरचना शनि एक साथ आते हैं तो ये एक इंजीनियर के दिमाग को दिखाता है जो चीजें बनाता है और चलाता भी है। ये तो बहुत स्पेसिफिक है। कानून या लॉ के बारे में क्या?
कानून के लिए स्रोत दो मुख्य रास्ते दिखाते हैं। एक है शुक्र ग्रह का प्रभाव, जो सलाह और न्याय से जुड़ा है। और दूसरा और ज्यादा दिलचस्प है छठे और नौवें भाव का संबंध। एक मिनट, इसे थोड़ा और समझाइए। छठा और नौवां भाव ही क्यों? देखिए, छठा भाव विवाद, झगड़े और बीमारियों का है, और नौवां भाव धर्म, न्याय और उच्च सिद्धांतों का है। अच्छा, तो जब इन दोनों का संबंध बनता है तो यह उस व्यक्ति की ओर इशारा करता है जो उच्च सिद्धांतों, नौवां भाव, का इस्तेमाल करके विवादों, छठा भाव को सुलझाता है। ये एक वकील या जज की सटीक परिभाषा है। बिल्कुल। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। क्या मैनेजमेंट या भाषा जैसे क्षेत्रों के बारे में भी संकेत मिलते हैं? हाँ, जरूर। अच्छी मैनेजमेंट क्षमता के लिए 10वें भाव, जो कैरियर का भाव है, उस पे सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति का एक साथ प्रभाव देखा जाता है। सूर्य लीडरशिप, मंगल एक्शन, बुध विश्लेषण और बृहस्पति विवेक। जी, ये एक सीईओ का प्रोफाइल लगता है। और भाषा, हमारे स्रोतों में अंग्रेजी भाषा का एक खास जिक्र है। हाँ, और इसका संयोग बड़ा अनोखा है। उसके लिए राहु, शुक्र, शनि, सूर्य और बुध की एक खास युति बताई गई है। राहु क्यों? राहु को विदेशी चीजों का कारक माना जाता है, इसलिए एक विदेशी भाषा में महारत के लिए राहु की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे आधुनिक क्षेत्रों के बारे में क्या? ये तो प्राचीन ग्रंथों में नहीं होंगे। नहीं, लेकिन ज्योतिष के सिद्धांत समय के साथ लागू किए जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए बुध यानी तर्क और कोडिंग, शुक्र यानी डिजाइन और रचनात्मकता, और चंद्रमा यानी मानसिक प्रवाह, इनका संयोग महत्वपूर्ण माना गया है। लॉजिक और क्रिएटिविटी का एक बेहतरीन मिश्रण। सही। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की। क्या ज्योतिष ये बता सकता है कि कोई अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाएगा? हाँ, और इसके लिए हमें फिर से 9वें और 12वें भाव को देखना होगा। जैसा हमने पहले बात की, 9वां भाव उच्च शिक्षा का है, जी, यानी सफलता से होना चाहिए। ये दिखाता है कि व्यक्ति प्रवेश परीक्षा पास कर लेगा। बिल्कुल। और विदेश जाने का योग कैसे बनता है? विदेश का संबंध 12वें भाव से है। 12वां भाव घर से दूरी, विदेशी भूमि और अज्ञात स्थानों का प्रतीक है। अच्छा, तो अगर कुंडली में उच्च शिक्षा यानी 9वें भाव का संबंध विदेश यानी 12वें भाव से बन रहा हो, और साथ ही चौथे भाव यानी घर का भी संबंध इससे जुड़े, तो ये एक मजबूत संकेत है कि व्यक्ति शिक्षा के लिए अपना घर छोड़कर विदेश जाएगा। सही पकड़ा आपने। हमारे स्रोत तो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वे सिर्फ ये नहीं बताते कि कोई डॉक्टर बनेगा, बल्कि ये भी कि वो किस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। हाँ, ये तो मतलब अविश्वसनीय रूप से विस्तृत है। हाँ, और इसके पीछे का तर्क भी उतना ही आकर्षक है। उदाहरण के लिए, अगर सूर्य यानी स्वास्थ्य के साथ शनि यानी हड्डियां का योग हो, तो ये हड्डी के डॉक्टर या डेंटिस्ट की ओर इशारा करता है। और सर्जन के लिए? उसके लिए सूर्य के साथ मंगल का योग देखा जाता है। मंगल, जैसा हमने कहा, नुकीली चीजों, काटने और एक्शन का ग्रह है। तो जीवन ऊर्जा और एक्शन का मिलन? जी, यह एक सर्जन के कुशल हाथों को दिखाता है। ये तो अद्भुत है। एनेस्थेटिस का योग और भी अजीब लगता है, सूर्य के साथ राहु। हाँ, ज्योतिष में राहु को भ्रम, धुएं और चेतना को प्रभावित करने वाली चीजों का कारक माना जाता है। अच्छा, एनेस्थेटिस्ट का काम भी तो यही है, सर्जरी के दौरान मरीज की चेतना को सुरक्षित रूप से नियंत्रित करना। यह एक बहुत ही सूक्ष्म और सटीक व्याख्या है। और स्त्री रोग विशेषज्ञ? उसके लिए सूर्य जीवन, बृहस्पति संतान विस्तार और शुक्र स्त्री प्रजनन प्रणाली का योग बताया गया है। ये तीनों ग्रह मिलकर जीवन देने की प्रक्रिया से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि ज्योतिष शिक्षा को महज एक घटना की तरह नहीं देखता। ये इसे एक बहुत ही संरचित और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखता है। बिल्कुल। जो किसी व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं और प्रवृत्तियों का एक नक्शा पेश करती है। सही कहा। यह भविष्यवाणी से ज्यादा क्षमता के विश्लेषण जैसा है। और इसी बात से जुड़ा हमारे स्रोतों का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या है? उसमें लिखा है, योग कारक ग्रहों के कमजोर या अशुभ स्थिति में होने पर जातकों का विषयों की तरफ झुकाव हो सकता है, पर सफलता नहीं मिलती। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ रुचि होना या किसी विषय का अच्छा लगना ही काफी नहीं है। यही इसका सार है। आपके अंदर किसी क्षेत्र के लिए प्राकृतिक प्रतिभा यानी ग्रहों का संयोग हो सकता है, लेकिन अगर वो ग्रह कुंडली में कमजोर हैं तो
आपको उस प्रतिभा को सफलता में बदलने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, या शायद आप कभी कर ही ना पाएं। ये पोटेंशियल और परफॉर्मेंस के बीच का अंतर है। तो यह सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि ये भी है कि आपको किस काम में ब्रह्मांड का समर्थन मिलेगा। एक तरह से हाँ, ये सिस्टम सुझाव देता है कि अगर आप अपनी प्राकृतिक क्षमताओं के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं तो सफलता का रास्ता ज्यादा आसान और स्वाभाविक हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत गहरा विचार है और ये हमें एक अंतिम सवाल पे छोड़ जाता है जिस पे हमारे श्रोता सोच सकते हैं। अगर किसी की शैक्षणिक प्रवृत्ति और उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बीच तालमेल बिठाया जा सके, तो क्या सीखने की प्रक्रिया को और भी सहज और सफल नहीं बनाया जा सकता? क्या हम शिक्षा को सबके लिए ज्यादा व्यक्तिगत और प्रभावी बना सकते हैं? इस विचार के साथ आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं।